बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम जिस चैप्टर के एमसीक्यूज़ की बात करने लगे हैं उसका नाम है अल्टरनेटिंग करंट। पहला एमसीक्यूज़ है द इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ एसी वोल्टेज इज़ गिवन बाय। तो फार्मूला 4 लिखे हुए हैं, इसमें जो ए ऑप्शन है ये हमारे पास ठीक है कि ये फार्मूला जो होता है एसी वोल्टेज का इस इंस्टेंटेनियस का वो होता है V इज़ इक्वल टू V नॉट साइन 2 पाई एफ और टी। ये हमारे पास पहला फार्मूला यहाँ पर ठीक है। उसके बाद दूसरा है ड्यूरिंग ईच साइकिल अल्टरनेटिंग वोल्टेज रीच अ पीक वैल्यू, यानी एक साइकिल के दौरान जो अल्टरनेटिंग वोल्टेज होता है वो कितनी बार अपनी मैक्सिमम वैल्यू को पहुँचता है। तो ये हमारे पास एक साइकिल के दौरान हाफ पॉजिटिव में अप की तरफ जाएगा और हाफ वो नेगेटिव में फुल जाता है। तो ये हमारे पास दो मरतबा 2 टाइम्स जो है ये हमारे पास ऑप्शन ठीक है, एक मरतबा पॉजिटिव में और एक मरतबा नेगेटिव में। उसके बाद थर्ड वन है हमारे पास इन अल्टरनेटिंग करंट द एवरेज पावर डिलीवर्ड ड्यूरिंग अ साइकिल इज़। तो अल्टरनेटिंग करंट में जो है एवरेज पावर जो एक साइकिल के दौरान डिलीवर होती है पहुंचती है वो तो हमारे पास I² R के बराबर होती है। उसके बाद है हमारे पास MCQ नंबर 4 DC एम मीटर मेजर्स अल्टरनेटिंग करंट एज। तो ये हमारे पास जो एम मीटर होता है ये करंट की जो एवरेज वैल्यू होती है उसको मेजर करता है। तो ये हमारे पास जो DC एम मीटर होता है ये एवरेज वैल्यू को मेजर करने के लिए इस्तेमाल होता है। यहाँ पर डी ऑप्शन हमारे पास दुरुस्त है। उसके बाद है जी हमारे पास MCQ नंबर 5 द एंगल थीटा इन इक्वेशन V इज इक्वल टू V नॉट साइन थीटा स्पेसिफाइज। तो ये इस इक्वेशन में वो कहता है थीटा जो है ये हमारे पास किस चीज़ को बताता है। थीटा हमारे पास इंस्टेंटेनियस वैल्यू को बताता है कि थीटा वेरी करेगा पॉइंट टू पॉइंट। तो ये किसी भी इंस्टेंट कहते हैं किसी भी लम्हे किसी भी पॉइंट किसी भी नुक्ते पर जो वैल्यू होती है। तो थीटा 90 होगा, फिर 70, फिर 80, फिर 60 या 90 से ऊपर भी जाएगा। तो ये हमारे पास किसी भी एक पॉइंट की वैल्यू को शो करता है, वो कोई भी हो सकता है। उसके बाद है द बेसिक सर्किट एलिमेंट इन DC सर्किट इज़ आ। जो बुनियादी एलिमेंट है सर्किट का वो हमारे पास एक रजिस्टर है। DC सर्किट में हमारे पास क्या होता है, रजिस्टर। A device which follows only the flow of an AC through a circuit is। ऐसी डिवाइस जो किसी भी सर्किट में सिर्फ और सिर्फ AC को गुजरने देती है वो कैपेसिटर होता है, ये DC को पास नहीं होने देता। उसके बाद है इन AC सर्किट द बेसिक एलिमेंट आर। जो अभी हमने DC में पढ़ा, DC में हमारे पास जो बेसिक एलिमेंट है वो सिर्फ और सिर्फ रजिस्टर होता है। तो जो AC सर्किट होगा उसमें रजिस्टर भी, कैपेसिटर भी, इंडक्टर भी, ये सारे के सारे हमारे पास बुनियादी एलिमेंट्स होते हैं। तो ये हमारे पास तीनों के तीनों यहाँ पर जवाब ठीक है। उसके बाद RMS वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट इज इक्वल टू इट्स मैक्सिमम वैल्यू एट एंगल ऑफ। तो जो RMS वैल्यू है वो अल्टरनेटिंग करंट की मैक्सिमम होती है कौन से एंगल पे, वो हमारे पास एंगल है 45 डिग्री। 45 डिग्री पे अल्टरनेटिंग करंट की जो रूट मीन स्क्वायर वैल्यू है वो हमारे पास मैक्सिमम होती है। उसके बाद है हमारे पास P इज इक्वल टू VI, या फिर ये बराबर होता है I² R या बराबर होता है V² R होल्ड्स ओनली व्हेन द करंट एंड वोल्टेजेस आर इन फेज। ये इक्वेशन जो है पावर की हम इसको VI के अकॉर्डिंग लें या I² R के या V² R के, तो ये सिर्फ और सिर्फ तब हो सकती है जब करंट और वोल्टेज इन फेज जा रहे हो, एक दूसरे के फेज में जा रहे हो। उसके बाद है रेजोनेंस कर्व फॉर RLC सीरीज सर्किट। RLC सीरीज सर्किट यानी रेजिस्टेंस, इंडक्टर और कैपेसिटर सीरीज सर्किट इज अ प्लॉट ऑफ फ्रीक्वेंसी वर्सेस। फ्रीक्वेंसी वर्सेस क्या होता है हमारे पास, इसमें RLC में ये करंट होता है, वोल्टेज नहीं बल्कि इम्पीडेंस नहीं बल्कि रिएक्टेंस नहीं, ये हमारे पास करंट होता है। करंट और फ्रीक्वेंसी में जो ग्राफ प्लॉट होता है। उसके बाद है AC थ्रू कैपेसिटर सर्किट द V एंड Q आर एज। जो AC होता है कैपेसिटर सर्किट उसमें क्या है वो हमारे पास पूछ रहा है V और Q क्या किस तरह होते हैं, V एंड Q आर इन फेज होते हैं। तो AC सर्किट में कैपेसिटर सर्किट में हमारे पास V एंड Q वेलोसिटी और चार्ज जो है वो इन फेज होता है। तो हमारे पास C ऑप्शन ठीक है। यहाँ पर द पावर फैक्टर ऑफ रेजोनेंस सीरीज सर्किट इज। जो पावर फैक्टर होता है रेजोनेंस सीरीज सर्किट का वो हमारे पास पावर फैक्टर 1 के बराबर होता है। तो ये कांस्टेंट वैल्यू, इसको आपने याद कर लेना है। उसके बाद हमारे पास है एट हाई फ्रिक्वेंसी द रिएक्टेंस ऑफ द कैपेसिटर इज। फ्रिक्वेंसी ज़्यादा हो जाएगी तो उसकी रिएक्टेंस क्या है हमारे पास कम हो जाएगी, ये लो हो जाएगी। फ्रिक्वेंसी और रिएक्टेंस आपस में एक दूसरे के हमारे पास इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। उसके बाद है एट रेजोनेंस द फेज एंगल फॉर RLC सीरीज रेजोनेंस सर्किट इक्वल्स। रेजोनेंस पे जाके जो है फेज एंगल और जो हमारे पास है रेजोनेंस ऑफ सर्किट जब इक्वल होंगे हमारे पास, ये हमारे पास उस वक्त एंगल बनता है 0 डिग्री का। उसके बाद है एट हाई फ्रिक्वेंसी
एंड लो रिएक्टेंस द करंट विल बी लार्ज। अब जो है फ्रिक्वेंसी जितनी ज़्यादा होती जाएगी, फ्रिक्वेंसी और करंट आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं और रिएक्टेंस इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। तो फ्रिक्वेंसी बढ़ती जाएगी तो करंट भी बढ़ता जाएगा। तो ये वाला पार्ट हमारे पास यहाँ पर दुरुस्त है। एट रेजोनेंस द इम्पीडेंस ऑफ RL सीरीज सर्किट इज, रेजोनेंस के मुकाम पर जो है वो हमारे पास इम्पीडेंस जो होती है वो यहाँ पर मैक्सिमम होती है। क्या होती है? मैक्सिमम। उसके बाद है एन इंडक्टर इज अ सोलिनॉइड हैविंग द रेजिस्टेंस स्मॉल। इंडक्टर जो होता है ये एक सोलिनॉइड के तौर पर होता है, लेकिन इसकी रेजिस्टेंस क्या होती है? कम होती है, स्मॉल होती है, थोड़ी सी होती है। इम्पीडेंस ऑफ RLC सीरीज रेजोनेंस सर्किट एट रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी इज इक्वल टू R। तो ये हमारे पास जो है ये रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी और जो हमारे पास है इम्पीडेंस, ये क्या हो जाती हैं? आपस में बराबर हो जाती हैं। किसके? R के बराबर हो जाती हैं। द रिएक्टेंस ऑफ कॉइल डिपेंड्स अपॉन द फ्रिक्वेंसी ऑफ AC। जो किसी भी कॉइल की रिएक्टेंस है वो किसके ऊपर डिपेंड करती है? फ्रिक्वेंसी ऑफ AC, कि उसमें किस फ्रिक्वेंसी का करंट पास कर रहा है, रिएक्टेंस उसके ऊपर डिपेंड करेगी कॉइल की। एज द फंक्शन ऑफ फ्रिक्वेंसी द इंडक्टेंस एंड कैपेसिटेंस बिहेव्स। अब इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस जो है ये आपस में क्या बिहेव करेंगी? फ्रिक्वेंसी के अमल में तो ये आपस में अपोजिट होती हैं, मुखालिफ अमल में जो है वो शो करवाती हैं अपना रिएक्ट। सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट ऑफ इम्पीडेंस इज, इम्पीडेंस का यूनिट जो होता है वो ओहम्स होता है, ओहम्स, OHMS। ये इम्पीडेंस का क्या है हमारे पास? यूनिट। तो डी ऑप्शन यहाँ हमारे पास दुरुस्त है। उसके बाद है जी हमारे पास इन प्योर इंडक्टर द पावर डेसिपेशन इज, ये हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था जहाँ पर हम बात कर रहे थे इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की, उसके बी पार्ट में। तो ये प्योर इंडक्टर जब होगा तो उसमें पावर डेसिपेशन क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। द फेज एंगल ऑफ सीरीज RLC सर्किट एट रेजोनेंस इज 0 डिग्री। फेज एंगल क्या होगा? वहाँ पर 0 डिग्री होगा। ये हमारे पास रिपीटेड क्वेश्चन है, पीछे हम पढ़ चुके हैं। एन इंडक्टर कॉइल व्हेन कंज्यूम नो एनर्जी इज कॉल्ड चोक। इसको क्या कहते हैं? कि ऐसी इंडक्टर की कॉइल जो कोई भी एनर्जी जो है वो खर्च नहीं कर रही, उसको क्या कहते हैं? चोक। इफ़ द वैल्यू ऑफ C इन सीरीज RLC सर्किट इज इंक्रीज्ड। अब कैपेसिटेंस C की वैल्यू बढ़ रही है, द रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी क्या हो जाएगी? डिक्रीज करेगी। तो अगर फ्रिक्वेंसी क्या है हमारे पास? कैपेसिटेंस जो है वो बढ़ रही है, इंक्रीज कर रही है, तो हमारे पास फ्रिक्वेंसी क्या होती जाएगी? डिक्रीज करती जाएगी। उसके बाद है अच्छा, इसमें ये कुछ फार्मूलाज इस्तेमाल हो रहे हैं जो एक चीज़ के बढ़ने से दूसरी चीज़ कम हो जाती है, वो भी इंशाल्लाह ताला मैं आपको जल्द जो है एक वीडियो में सारे फार्मूलाज भी अपलोड कर दूंगा, वो भी आप लोग चेक कर लीजिएगा। उसके बाद आपको ये नोट्स बना लीजिएगा, आसानी से समझ आ जाएगी। इन एन इंडक्टर द वोल्टेज डिफरेंस बिटवीन द करंट एंड वोल्टेज इज, इंडक्टर में जो फेज डिफरेंस होता है करंट का और वोल्टेज का वो 90 का होता है। करंट लैग्स वोल्टेज बाय 90। तो जो करंट होता है वो 90 डिग्री पीछे होता है, वोल्टेज जो है वो आगे होता है। और व्हेन, उसके बाद है विच वन ऑफ द फॉलोइंग वेव्स बिलोंग्स टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, रेडियो एंड टीवी वेव्स, रडार वेव्स, माइक्रोवेव्स या ऑल ऑफ देम। तो ये सारी की सारी वेव्स जो यहाँ पर हमें दी गई हैं, ये सारी की सारी क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के ऊपर जो है ये अपना किरदार शो करती हैं। ऑल ऑफ देम इज करेक्ट। उसके बाद है पावर डेसिपेशन इज 0 इन अ सर्किट, इंडक्टिव या कैपेसिटिव। पावर डेसिपेशन जो है वो इंडक्टिव हो या कैपेसिटिव हो, दोनों में 0 हो सकती है। तो बोथ यहाँ पर जो आंसर हमारे पास दुरुस्त है। अच्छा जी, उसके बाद है हमारे पास विच वन ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हैव द हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी एंड शॉर्टेस्ट वेवलेंथ। इसमें जो है वो कहता है कौन सी वेव है जो नीचे दी गई है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, जिसकी आप बताना है कि फ्रिक्वेंसी ज़्यादा से ज़्यादा होती है और वेवलेंथ उसकी कम से कम होती है। तो ये हमारे पास जो वाई रेज दी गई हैं यानी गैमा रेज, इनकी फ्रिक्वेंसी बहुत ज़्यादा होती है, इसीलिए इनकी पेनिट्रेटिंग पावर भी ज़्यादा होती है और इनकी वेवलेंथ कम होती है। उसके बाद है द इम्पीडेंस Z ऑफ RL सीरीज सर्किट इज गिवन बाय। तो ये हमारे पास बी पार्ट जो है Z इज इक्वल टू √R² प्लस ओमेगा L होल स्क्वायर। तो ये हमारे पास यहाँ पर आंसर जो है ठीक है। उसके बाद है हमारे पास ये कांस्टेंट फार्मूला था जिसको आपने याद कर लेना है। ट्रांसमिटिंग एंटीना इमिट्स, जो ट्रांसमिटिंग एंटीना होता है, एंटीना वो क्या चीज़ इमिट करता है? ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को इमिट कर रहा होता है। व्हेन इलेक्ट्रॉन्स इन अ ट्रांसमिटिंग एंटीना वाइब्रेट 94,000 टाइम पर सेकेंड, एक सेकंड में 94,000 मरतबा
क्या है वो वाइब्रेट करते हैं। दे प्रोड्यूस रेडियो वेव्स हैविंग फ्रिक्वेंसी 94 किलोहर्ट्ज़, दूसरे लफ्ज़ों में तो वो क्या पैदा कर रहे होते हैं, वो 94 किलोहर्ट्ज़ की फ्रिक्वेंसी पैदा कर रहे होते हैं। इन 3 फेज AC जनरेटर 3 कॉइल्स आर कनेक्टेड एंड इंक्लाइंड एट द एंगल। तो जो 3 फेज होता है उसमें कॉइल्स को 1 डिग्री एक दूसरे के 1 डिग्री के 120 डिग्री के ऊपर, यानी उनका अगर 3 कॉइल हैं, तीनों का 120 मल्टीप्लाई बाय 3 करेंगे तो 360 आ जाएगा। तो वो पूरा एरिया कवर करती हैं, एक गोल चक्कर। चोक कंज्यूम एक्सट्रीमली स्मॉल पावर। जो चोक है वो क्या खर्च करती है, बहुत जिसको आप निग्लिजिबल ज़ीरो कह सकते हैं, वो पावर वो कंज्यूम करती है, यानी खर्च करती है, जो कि ना होने के बराबर है। तो इसमें जो है वो क्या खर्च करती है, पावर। तो ये ना तो चार्ज, ना करंट, ना पोटेंशियल। तो ये सी वाला ऑप्शन हमारे पास यहाँ पर दुरुस्त है। उसके बाद है जी हमारे पास सिंस देयर आर 3 कॉइल्स द जनरेटर हैज़ द टर्मिनल्स 4। अगर 3 कॉइलें हैं तो उसका जो जनरेटर होगा उसके ऊपर आपको टर्मिनल्स 4 नज़र आएंगे। In LCR series AC circuit, the phase angle between current and voltage is any angle between 0 से लेकर प्लस माइनस पाई बाय 2। तो ये हमारे पास 0 से लेकर प्लस माइनस पाई बाय 2, पाई होता है हमारे पास 180 डिवाइडेड बाय 2 तो 90 बच जाएगा। 0 से लेकर जमन 90 तक या -90 तक कोई भी वैल्यू हो सकती है। एन आइडियल चोक यूज्ड अलोंग द फ्लोरेसेंट स्क्रीन वुड बी अ प्योर इंडक्टर। तो आइडियल चोक को हम एज ए प्योर इंडक्टर ये भी इस्तेमाल हो सकती है। उसके बाद है द पीक वैल्यू इन द पीक वैल्यू इन 220 वोल्ट AC सप्लाई इज़ नियरली। तो ये हमारे पास जो ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यू हो सकती है 220 वोल्ट जब सप्लाई हो रहे हों, तो ये हमारे पास 311 वोल्ट हो सकती है। कितनी हो सकती है जी, 311 वोल्ट। उसके बाद है आखिरी MCQs है। इन अ कैपेसिटिव सर्किट, जो कैपेसिटिव सर्किट होता है, करंट लीड्स वोल्टेज बाय फेज ऑफ पाई बाय 2। ये भी एक किस्म का रिपीटेड क्वेश्चन है, पीछे हम पढ़ चुके हैं कि जो करंट होता है और जो वोल्टेज होता है इनमें 90 का आपस में फ़र्क होता है। तो करंट लीड्स, पहले लैग्स था वो और सर्किट था, ये कैपेसिटिव है, इसमें करंट लीड करेगा और वोल्टेज क्या हो जाएगा, ये लैग करेगा, ये पीछे हो जाएगा। तो पाई बाय 2 यानी ये भी 90 बनता है। अगर आप में से किसी को कोई समझ नहीं आई हो तो नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। मज़ीद इन चीज़ों के जो फार्मूलाज हैं वो आप, अगर आपके पास सेकेंड ईयर की बुक हो, जो है सेकेंड ईयर की बुक, उसका टॉपिक है, चैप्टर है बल्कि अल्टरनेटिंग करंट, उनमें से भी ले सकते हैं। नहीं तो मैं एक वीडियो अपलोड कर दूंगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।